सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा नलिन प्रभात। तो आईपीएस अधिकारी है नलिन प्रभात और इनको अभी देश के आतंकवादी विरोधी और अपहरण रोधी बल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और अगर आपसे पूछूं कि इन्होंने किनका स्थान लिया, तो इन्होंने दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया है। एक्चुअली में जो सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है वो दलजीत सिंह चौधरी है, लेकिन उनके पास अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज भी था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल का नाम आपको याद रखना है, नलिन प्रभात इनका नाम है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1984 में और इसे आतंकवाद रोधी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। और ये संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आई। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था राज्यों को आंतरिक विद्रोह से बचाना और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना। इसके आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो वो है सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। नीना सिंह की अगर बात करते हैं तो अभी ये इसी साल सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल बनी थी और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला भी है, तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने अभी। राहुल रसगोत्रा भी आईटीबीपी में डायरेक्टर जनरल बने थे। नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने। एक सशस्त्र सीमा बल का मैंने आपको बता दिया दलजीत सिंह चौधरी। तो ये बिल्कुल सारे न्यूली अपॉइंटेड हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो आंसर होगा राजीव गौबा। अब राजीव गौबा तो नाम आपने सुना होगा, आपको पता है कौन है ये? अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में पीछे की तरफ ले चलता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक केस आया था, सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामला 2023। ये मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। सुप्रियो चक्रवर्ती और उनके पुरुष साथी थे। तो इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष विवाह अधिनियम 1954 को चुनौती दी थी कि ये कानून समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं देता। मतलब अगर सीधी सी भाषा में आपको समझाऊं तो ये दोनों पुरुष विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अच्छा, ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। ये विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, पर समलैंगिक विवाह इसे अभी भी भारत में मंजूरी नहीं मिली है। ये बात आप सबको पता है, कई बार करंट अफेयर्स में मैं आपको बता चुका हूं। तो उसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम क्या करेंगे, एक समिति बनाएंगे जो समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से विवाह के रूप में मान्यता दिए बिना इसका कुछ समाधान निकालेंगी। तो बस अब ये भारत सरकार ने समिति उस समय बोला था और ये अभी बना दी है। किसकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई या उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजीव गौबा को। ये कौन है? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये 6 सदस्यीय समिति है। तो ये समिति LGBTQ+ समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगी। अच्छा, LGBTQ की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो आपको समझ में आता है ना? जैसे कि L मतलब लेस्बियन हो गया, जिसमें लड़कियां आपस में शादी करती हैं या लड़कियों का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ रहता है। गे मतलब लड़कों का आकर्षण लड़कों की तरफ होता है। बी मतलब बल, जो लड़कों की तरफ भी और लड़कियों की तरफ भी आकर्षित रहते हैं। टी मतलब ट्रांसजेंडर, जिन्हें आप किन्नर बोलते हो आम भाषा में। और क्यू मतलब होता है क्वेयर, जिन्हें समझ में नहीं आता कि मतलब वो किधर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनको। और प्लस में इसके अलावा जो भी लोग बचते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब प्रश्न में हमने क्या देखा कि केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो आंसर होगा राजीव गौबा, याद रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और समितियों के बारे में आपको रिवाइज करवाता हूं। ये सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये लिस्ट में जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उसको ध्यान से सुनना। अभी आपको याद होगा ये प्रश्न हमने पढ़ा था, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने अभी अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी थी। कौन है उस कमेटी के अध्यक्ष? तो हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। अगर मैं पूछूं वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, यानी कि सीधी सी बात कर रहा हूं मैं GST की, तो इसके लिए कौन सी समिति थी? यानी कि किस समिति की सिफारिश पे GST को लाया गया? तो विजय केलकर समिति। और अगर पूछे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसे किस समिति की सिफारिश पे लाया गया? तो कस्तूरी रंगन समिति।
आप जानते हो आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कौन सी समिति थी? नरसिम्हन समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरमन समिति। इसी तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? संथानम समिति। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो रुस्तम जी समिति। लोक सेवा आयोग की बारे में बात करें तो इसके लिए कौन सी समिति है? ली आयोग, ली कमीशन। और रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाली समिति कौन सी थी? एकवर्त समिति। और उसको वापस मिलाने वाली यानी कि विलय करने वाली कौन सी समिति? विवेक देबरॉय समिति। और वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति? माधव गॉडगिल समिति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, समितियां हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जस्ट अ मर्सिनरी, इसको किसने लिखा है? डी सुब्बा राव ने। अब ये डी सुब्बा राव कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये डी सुब्बा राव, और अभी इन्होंने ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी। इस बुक में इन्होंने अपने पेशेवर जीवन के बारे में बताया है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया है। उन्होंने अपने जीवन में जो सबक सीखे हैं और जब वो वर्किंग में थे, जब उन्होंने काम किया आरबीआई के गवर्नर के रूप में, तो भारत सरकार और आरबीआई के संबंध किस तरह के थे, इस तरह की सारी बातें उन्होंने बताई है अपने जीवन से संबंधित, अपने काम, अपने वर्क प्लेस से संबंधित। तो सिर्फ आपको बुक का नाम याद रखना है, उसके लेखक का नाम याद रखना है। बाकी देखो आपके लिए ये ऑप्शन में मैंने सारे के सारे आरबीआई के पूर्व गवर्नरों के नाम लिखे हैं, सलमान रुश्दी को छोड़ करके, जैसे कि रघुराम राजन। इनकी एक बुक बड़ी फेमस है, आई डू व्हाट आई डू। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले ही इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड। विमल जालान, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और इनकी बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस और द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये 2 बुकें हैं इनकी, याद रखना। सलमान रुश्दी आपको याद है, नाइफ नाम से एक बुक इन्होंने लिखी है। बाकी कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं 2024 की, बिल्कुल लेटेस्ट वाली जो आपने पढ़ी है। तो देखो, एक भीमेश्वर चल्ला, इन्होंने बुक लिखी है अभी, इंडिया द रोड टू रेनेसांस, अ विजन एंड एन एजेंडा। ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। सलमान रुश्दी मैंने आपको बता दिया। एक सेम पित्रोदा ने बुक लिखी थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम से। एस रमन ने बुक लिखी है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। और मधुमिता मुर्गिया, इन्होंने बुक लिखी है, भारतीय मूल की है, ब्रिटिश लेखिका है। कौन सी बुक लिखी है? कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। उसके अलावा अश्विन प्रभु, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस मम्मल्लापुरम नाम से बुक लिखी। प्रोफेसर एस डी मुनि, डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी। और शोभना के नायर, रामविलास पासवान, द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम से बुक लिखी। और चित्रा बनर्जी, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम से बुक लिखी है। तो यहाँ पे ये 10 बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई है, ये सारी 2024 वाली ही हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा दीपिका सोरेंग को। तो अभी हॉकी इंडिया ने, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, ये दीपिका सोरेंग, इनको वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2023 के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? दीपिका सोरेंग। हार्दिक सिंह आप जानते हो, अभी हॉकी इंडिया ने ही इन्हें मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना था। वहीं महिलाओं में यानी कि वुमेन्स में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना था सलीमा टेटे को। और हॉकी के भी 2 चैंपियनशिप आपको याद रखनी है 2024 में हुई थी। ये FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024, ये इसका पहला संस्करण था, यानी कि पहली बार ये चैंपियनशिप हुई थी। कहां पे हुई थी? ओमान के कैपिटल मस्कट में। और जीता किसने? नीदरलैंड ने जीता, भारत को हराया था। इसी तरह से ये तो देखो महिलाओं का विश्व कप हो गया। इसी तरह से पुरुषों की भी हुई थी FIH हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप 2024, ये भी इसका पहला संस्करण हुआ था। ये भी हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में, और इसको भी नीदरलैंड ने ही जीता है। देखो दोनों का वेन्यू सेम है, दोनों का विजेता सेम है, बस उपविजेता जो रनर अप टीम है वो अलग अलग है, वो ध्यान रखनी है। महिलाओं में तो भारत उपविजेता रही है रनर अप, और पुरुषों में मलेशिया रनर अप रही थी। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और हेड है मोहम्मद तैयब इकराम।
और हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज होती हैं, वो भी ध्यान में रखो, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बेटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया, सुल्तान जोहर कप हो गया। तो इन सब का संबंध हॉकी से है। अच्छा, अब आपके लिए एक होम प्रश्न है। अभी वुमेन्स हॉकी टीम के नए कोच बने थे, कई बार इनका नाम मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, आप बताओ इनका नाम क्या है। और अगर पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम भी आपको याद है, ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो उनका नाम भी बताना है। ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, तो उत्तर दीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो देश में हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को हमने 2006 में मनाया था। और 21 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को हमारे जो पहले गृह मंत्री थे, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, मतलब हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उन्होंने 21 अप्रैल 1947 को ही दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सेवकों के समूह को संबोधित किया था। और उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा था, यह भी ध्यान रखना पॉइंट। और इसी कारण से 21 अप्रैल को यह दिवस हम मनाते हैं। इस बार की थीम क्या रही? नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना। अब देखो, फिर से डे वाला प्रश्न आ गया। चलो एक बार फिर आपको अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज में रिवाइज करा दूं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को एक तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 6 अप्रैल को ही नेशनल लाइब्रेरी डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस और 11 अप्रैल को ही वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्वांटम डे और B.R. अम्बेडकर जी की भी जयंती होती है 14 अप्रैल को। उस दिन को हम इक्वेलिटी डे के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 19 अप्रैल को अभी वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया था। ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, आपको याद हो रहे होंगे धीरे धीरे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, पूरे महीने भर तक मैं बार बार जब भी डे वाला प्रश्न आता है ये शीट आपको बार बार बोल बोल के रिपीट कराता हूं। तो बार बार सुनने मात्र से ही और देखने मात्र से ही ये चीजें आपको याद होने लगेंगी। बस आपको करना क्या है, रेगुलर बने रहना है, रेगुलर क्लास देखनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो जब मैं आपको चीजें रिपीट करवाता हूं तो आप मेरे साथ साथ बोला करो, आपको ये चीजें जल्दी और लंबे समय तक याद रहेंगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी स्वीडन या आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया, तो आंसर होगा 38वां 38 नंबर का। अच्छा, मैंने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, जब हमने पढ़ा था कि भारत भी आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला, इसमें शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश बना था। अभी आप बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपको समझना होगा कि ये आर्टेमिस समझौता है क्या, आर्टेमिस समझौते का मकसद क्या है। तो इसका सिंपल सा मकसद है स्पेस में आपसी सहयोग से नई खोज करना, मतलब सब मिलजुल करके काम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। और इसमें शामिल देशों के लिए नियम बनाना ताकि वे भविष्य में स्पेस में सहयोग के लिए इस समझौते का पालन करें और इस समझौते से स्पेस और धरती पर आपसी संघर्ष से बचने में मदद मिलेगी। ये जो आर्टेमिस समझौता है ये एक पुरानी संधि पर आधारित है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कहा जाता है। और आपको याद होगा अमेरिका ने वापस चांद पर जाने के लिए मिशन बनाया, उस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन, जो ये लॉन्च करेंगे 2026 में। वैसे तो अभी लॉन्च करने वाले थे लेकिन पोस्टपोन कर दिया, इन्होंने स्थगित कर दिया, अब 2026 में जाएगा। और इस आर्टेमिस मिशन में ये एक महिला को भी भेज रहे हैं। उन महिला का नाम बताओ क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि बताओ आर्टेमिस मिशन में जाने वाली जो महिला है, जो एकमात्र महिला है, उनका नाम क्या है। मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका होता हूं मैं वही प्रश्न आपसे पूछता हूं। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जैसे कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला या आर्टेमिस मिशन में शामिल होने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना था, तो 27वां देश बना था। और अभी स्वीडन ये
इसमें शामिल होने वाला 38 नंबर का सदस्य देश 38वां देश बन गया है। वैसे इसके 3 दिन बाद ही अभी स्लोवेनिया भी इसमें शामिल हो गया है। ये भी बिल्कुल एक अपडेट मैं आपको दे दूं। अभी 16 अप्रैल को ये शामिल हुआ था, उसके 3 दिन बाद 19 अप्रैल को स्लोवेनिया शामिल हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं 2023 में संपत्ति के आधार पर किस भारतीय बैंक को पहली बार S&P की टॉप 50 एशिया प्रशांत बैंकों में शामिल किया गया? तो आंसर होगा ICICI बैंक। तो अभी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों को एशिया पैसिफिक रीजन के 50 बैंकों में शामिल किया गया है। वे 3 भारतीय बैंक कौन कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो इस लिस्ट में बैंकों को उनकी संपत्ति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। और ये जो 3 भारतीय बैंक है, इनको कौन कौन सी रैंक मिली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 20वें स्थान पर रखा गया, HDFC बैंक को 33वें और ICICI बैंक इसे 48 नंबर पर रखा गया। देखो, प्रश्न में यही पूछा है कि पहली बार इस सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया? तो उत्तर हमने दिया ICICI बैंक, क्योंकि SBI और HDFC बैंक ये पहले भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और इस लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है? तो चाइना का एक बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। वैसे इस लिस्ट में चाइना का ही दबदबा है, मतलब टॉप 10 में आपको 6 चाइनीज बैंक मिलेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ICICI बैंक। देखो, ICICI बैंक की अगर बात करते हैं तो स्थापना होती है 1994 में। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म भी होती है। क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है, CEO संदीप बख्शी, और टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिंदेसर खुर्द खदान अब दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में स्थित ये सिंदेसर खुर्द खदान अब दुनिया की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। और इस खदान में चांदी का उत्खनन, यानी कि यहां से चांदी निकालने का काम कौन सी कंपनी करती है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी है। और अब आप यूं भी कह सकते हो कि ये जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर बन गई है। अच्छा, वैसे दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। और यहीं पर एक खदान आपको मिलेगी जिसे कहते हैं पेनास्क्विटो। ये दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदान है। अच्छा, चांदी मतलब सिल्वर। और चांदी से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो प्रश्न ये बन जाता है, जब भी चुनाव का माहौल चलता है तो जब आप वोट डालने जाते हो तो आपकी उंगली में एक स्याही लगा दी जाती है, एक इंक लगा दी जाती है, और आप देखोगे वो मिटती नहीं है। तो उस इंक में क्या मिलाया जाता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसी तरह से कृत्रिम वर्षा जो होती है, आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग, जिसमें क्या डाला जाता है? AgI, सिल्वर आयोडाइड, इसका इस्तेमाल करते हैं। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, AgBr। तो सिल्वर से संबंधित ये 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंटो मोमोटा ने अपने खेल से सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की। पूछ रहे हैं इनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा जापान। तो पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर रह चुके केंटो मोमोटा ने अभी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। ये भी 29 ईयर के हैं और जापान से हैं। ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा। उन्होंने 2018 में और 2019 में विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अच्छा, ये तो जापान के बैडमिंटन प्लेयर हो गए। अगर मैं पूछूं, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एक भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने कहा था कि वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्या आप में से कोई उनका नाम बता सकते हैं? तो याद रखना, उनका नाम है साई प्रणीत। और जब भी बैडमिंटन की बात आएगी, 2 खिलाड़ियों के नाम तो आपको याद आने ही चाहिए। मैं बात कर रहा हूं चिराग शेट्टी की और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की। अभी 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो कम से कम ये प्रश्न तो आप याद रखना ही सही। वैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती 1934 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर बात करें तो थॉमस कप, ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। सुदीरमन कप होता है, रहमतुल्ला कप होता है, नारंग कप होता है, चड्डा कप होता है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजीत कुमार केके को। तो अजीत कुमार केके ये धनलक्ष्मी बैंक के अभी एमडी/सीईओ बन गए हैं। उन्होंने शिवन जे के का स्थान लिया है। धनलक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना होती है 1927 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर, केरल में। और अब एमडी/सीईओ ये बन गए अजीत कुमार केके। बाकी देखो, ये निधु सक्सेना का नाम आपने सुना होगा, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी/सीईओ बने थे। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भी हमारे नए नेवल चीफ बने हैं, नौसेना प्रमुख। इन्होंने स्थान लिया आर हरि कुमार का। अच्छा, इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये होमवर्क प्रश्न होगा आपका। दिनेश कुमार खारा। तो बताओ, दिनेश कुमार खारा ये नाम आपने कहां सुना है? ये क्या है वर्तमान में? ये मेरा प्रश्न है आपसे। मिलता जुलता नाम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी जगजीत पवाड़िया पढ़ा था भी, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से इनको चुना गया। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी सेशन को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। सेशन को दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना प्लीज। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इनकी क्विज आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन नई वाली आ चुकी है और डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च करोगे तो अभी पुरानी वाली वहां पे देखने को मिलेगी। तो नई वाली के लिए आप क्या करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूं। तो उस लिंक पे जाकर के क्लिक करो तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो फिर पुरानी वाली एप्लीकेशन ही मिलेगी। एक्चुअली में अभी नई एप्लीकेशन है और उसमें इतने स्टूडेंट्स अभी जुड़े नहीं है, तो हो सकता है इस कारण से वो सर्चिंग में नहीं आ रही हो। तो आप तो बिंदास लिंक पे क्लिक करो, जाओ आराम से। अभी क्विज जो मैं डाल रहा हूँ अभी तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स की डल रही है, तो वहां पे क्विज लगाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में और प्रैक्टिस करते रहो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन होंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। फिर पूछा वर्ल्ड लीवर डे मनाया 19 अप्रैल को। फिर पूछा अभी डीआरडीओ ने किसके लिए स्पेस का उद्घाटन किया था? तो भारतीय नौसेना के लिए। कहाँ पे? केरल में। फिर पूछा बिस्किट जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया? नेपाल में। फिर पूछा अभी अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास जिसका नाम है मिशन विक्टस हेज, ये कौन करेगा? अमेरिका। फिर पूछा आरबीआई ने किस बैंक के एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा, नाम है बीओबी वर्ल्ड। फिर पूछा किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में है। फिर पूछा स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स के द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपको कतर के दोहा में मिलेगा। फिर पूछा था भारत के सबसे उम्रदराज वायुसेना पायलट का निधन हो गया, उनका नाम दलीप सिंह मजीठिया। और आखिरी प्रश्न पूछा था इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा नाम की बुक को किसने लिखा? भीमेश्वर चल्ला ने। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मानसी गुलाटी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।